हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 30th दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री। सो व्हाट हैपेंड, एक रिपोर्ट सामने निकल के आई हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एंड आईसीएमआर की तरफ से, और यही पता लगा कि इंडिया में अब कोविड 19 के जो केसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएंट कॉल्ड ओमिक्रॉन। ओके, और अभी हम पास्ट वीक की बात करें तो अराउंड लास्ट वीक में ही 77% ऑफ द केसेस जो है वो इंक्रीज हो गए इंडिया में। अब देखो, इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में कंपेयर किया जाए यूरोप से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से तो कम केसेस हैं, कम केसेस निकलेंगे भी फ्यूचर में। रीजन बीइंग क्योंकि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो वेरिएंट्स आ चुके हैं। एक तो ओमिक्रॉन तो ऑलरेडी है, ओमिक्रॉन तो आ चुका है, और उससे पहले डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। बट इंडिया में डेल्टा वेरिएंट को हमने काउंटर कर लिया, या बोल सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी सेकेंड वेव के फॉर्म में आ चुका था। एंड अब देखा जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हो गई। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब कि मासेस में अब हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है डेल्टा वेरिएंट के लिए, बट ओमिक्रॉन के लिए नहीं हुआ। तो ओमिक्रॉन देखा जाए तो एक फियर क्रिएट कर सकता है एंड इट कैन ब्रिंग अ थर्ड वेव इन दिस पैंडमिक। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल एंड दिस अबाउट कि गवर्नमेंट ने कौन सी हम अगर हम जो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। जैसे फर्स्ट न्यूज थी वो भी गवर्नमेंट की न्यूज है, बट इट्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड दिस न्यूज इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फाइनली बोल दिया है कि भैया, सॉरी नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया है कि जो एनजीओज जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन एफसीआरए के अंदर नहीं कराया वो लोग एफसीआरए के अंदर करा सकते हैं। एंड 31 दिसंबर की डेडलाइन लगा दी गई है। मतलब अपने आपको अगर मान के चलो कि बहुत सारे एनजीओज हैं, अब बहुत सारे एनजीओ को फंड आता है, अब फंड कहीं से भी आ सकता है। डोमेस्टिक फंड, जैसे मैं फंड देना चाहूँ तो भाई वो डोमेस्टिक फंड होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट मान के चलो, इफ आई वांट टू, इफ एनी पर्सन लिविंग इन कनाडा अर्निंग इन कैनेडियन डॉलर एंड ही और शी वांट टू गिव फंड और डोनेट इन सम चाइल्ड एजुकेशन एनजीओ, सो ही और शी कैन। बट उस एनजीओ को, उस इंडियन एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एफसीआरए के अंडर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर उसको फॉरेन फंड जो है मिल नहीं सकते। और गवर्नमेंट ने इसी के चलते क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है भैया, बहुत सारे एनजीओज हैं जो हमने पहले डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन के अंदर अंदर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, इट्स ओके। बट नाउ वी आर एक्सटेंडिंग, वी आर now we are planning to extend the registration under the Foreign Contribution Regulation Act till the date of 31st December. Moving further, so गुजरात में जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर इज प्रमोद सावंत, 2 साल पहले अराउंड 2019 और 2018 और 19 के बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले गोवा में जिससे ये पता लगा कि गोवा में इलीगल माइनिंग होती है, कोल्स की एंड डिफरेंट अदर चीजों की माइनिंग होती है। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी कि माइनिंग तो हो रही जिससे लैंड डिग्रेडेशन किया जा रहा है गोवा में, एंड गोवा के एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है उससे, एंड जो माइनिंग चल रही है वो इलीगल है। तो गोवा में पूरे तरीके से माइनिंग को स्टॉप कर दिया था, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। लेकिन कल फाइनली गोवा के चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर इशू किया है और बोला है कि हम लोग लो ग्रेड का जो आयरन ओर है हम उसकी माइनिंग कर सकते हैं और उसके एक्सपोर्ट को, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अदर स्टेट्स इन इंडिया एंड टू यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। ये चीज उन्होंने बोला है। मूविंग फर्दर, अभी यही है, अभी गोवा में इलेक्शंस भी आने हैं तो फाइनेंस पैसे की जरूरत भी है, डेट में होती है गवर्नमेंट हमेशा। पंजाब की ऑलरेडी डेट में गवर्नमेंट है, तो बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन गवर्नमेंट क्या करने लगती है, कभी कभी जो चीज उन्होंने स्टॉल करके रखी हुई होती है, रोक के रखी हुई होती है, जो गलत गलत है लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, उस चीज को वो रिन्यू कर देती है एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, जिससे पैसा आ जाए और वो लोग पब्लिक की पॉलिसीज में और मैनिफेस्टोज में जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं उसके लिए फंड इकट्ठा कर सके। सिटी की न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, सिटी की न्यूज को हम लोग स्किप करेंगे कि फ्लो में।
सो वी मूव टू द स्टेट पेज. सो लेट्स सी स्टेट पेज में ऐसी कुछ न्यूज़ है. नथिंग इंपॉर्टेंट. या एक इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अबाउट दी कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बोमई जी. ऐसा बोमई, बसवराज बोमई. बसवराज बोमई ने बोला है कि मंदिरों को फ्री कर दिया जाएगा रेवेन्यू कर्व से. मतलब होता क्या है कि टेम्पल्स में जो आप पैसा डोनेट करते हो और बहुत सारी चीजें होती हैं मंदिरों में, तो उनमें भी रेवेन्यू कर्व्स लगते हैं, मतलब टैक्सेशन लग जाते हैं और एक लिमिटेशन लग जाती है. बट एट द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन, जब बजट सेशन होगा कर्नाटका स्टेट का, उस बजट सेशन में हम लोग एक लॉ लेके आएंगे एंड under that law we will exempt temples from all the taxation or from all the curbs, revenue curbs, which you are donating or public been donating to the temples, in the temples. ये चीज उन्होंने बोला है. मूविंग फर्दर. सो एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ना है, सो मूव टू द एडिटोरियल पेज. तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन, अ विफ ऑफ ट्रबल इन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन. इसको अपन डिस्कस करेंगे, इसको अपन पढ़ेंगे. द सेकेंड वन, इट्स अबाउट द एफिशिएंसी मिथ ऑफ आधार लिंकिंग. इसको अपन पढ़ने वाले हैं. तो उन्होंने जो लिंकिंग ऑफ आधार विद द वोटर आईडी उसको लेकर क्रिटिसाइज किया है, इसको अपन पढ़ेंगे. ठीक है. एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द फार फ्रॉम ओवर. इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं. चलो. तो फर्स्ट विल डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द विफ ऑफ ट्रबल इन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन. अब ये है क्या, देखो. अच्छा, देखा जाए तो ये एडिटोरियल कोई इंडिया से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. ये रिलेटेड है यूरोप से, रशिया से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. ठीक है. ये इन 3 जगहों से रिलेटेड है. अब अगर आप रशिया को एशिया में मानते हो तो भाई आप अलग भी रख सकते हो. अगर आप रशिया को यूरोप में मान सकते हो तो यूरोप में भी रख सकते हो. सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्री. ठीक है. अच्छा, ये टर्म्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स. जब आप पढ़ते हो तो इनमें टर्म्स होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री. तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी अलाइज होती हैं. सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं रशिया और उसकी अलाइज, यूएसआर जिनको बोल सकते हैं. और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो ना ही यूएस के साथ थी ना ही रशिया के साथ हैं, जैसे कि इंडिया. तो इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री इज रशिया एंड देयर अलाइज, एंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर अलाइज. तो दिस इज एडिटोरियल अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो अभी एक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जाने वाली है. ठीक है. नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनने वाली है जो कि बाल्टिक सी के थ्रू जाएगी फ्रॉम द रशियन सिटी से, जिसका नाम है उत्सलुगा, टू द जर्मन सिटी लुम्बिन. ठीक है. लुब्मिन जाने वाली है और थ्रू बाल्टिक सी से पास होगी. और ऐसा नहीं, अच्छा ये 2 है, मतलब इसका मतलब है कि वर्जन 1 भी रहा होगा, है ना, 1.0 भी रहा होगा. तो जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 थी वो बेसिकली पास होती थी कहां से, यूक्रेन से और अदर यूरोपियन कंट्रीज में जाती थी. बट जो नॉर्थ स्ट्रीम वर्जन 2 है वो यूक्रेन से पास होके नहीं जाएगी और किसी यूरोपियन कंट्री से पास होके नहीं जाएगी. वो डायरेक्टली बाल्टिक सी के थ्रू जर्मनी में पहुंच जाएगी. शॉर्टेस्ट रूट है. तो देखा जाए तो अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये दिखने में तो एक नॉर्मल पाइपलाइन लग रही है, एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क लग रहा है. और इस पाइपलाइन से रशिया में जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है वो नेचुरल गैस सप्लाई होगी टू द जर्मनी एंड टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है. दिखने में तो ये कुछ इसमें कोई फ्लॉ समझ में नहीं आ रहा, कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा है. बट देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन दिस गैस पाइपलाइन. अब यह है क्या, समझेंगे. देखो, रशिया और जर्मनी की डील होगी कि भैया, ट्रीटी हो गई कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनाएंगे और जिससे डायरेक्टली रशिया को नेचुरल गैस मिल जाएगी और एक शॉर्टेस्ट पास के थ्रू नेचुरल गैस मिलेगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम जो है दैट अराइज, इट्स बेसिकली अबाउट दी कि जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहा है इस चीज का और कह रहा है कि अगर रशिया ये पाइपलाइन बना लेती है तो डायरेक्टली रशिया के पास एक ग्रेट लेवरेज आ जाएगा और ग्रेट बार्गेनिंग पोजीशन आ जाएगी इन दी यूरोपियन एंड एनर्जी मार्केट. कैसे? पहले क्या था, पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 निकली हुई थी तो वो यूक्रेन से जाती थी, वो अदर यूरोपियन कंट्री से जाती थी, तो उसके पास बैरियर थे भाई, है ना, बीच में कोई रुकावट थी. जैसे यूक्रेन रोक लेता था, चलो यूक्रेन बोलता था कि भाई हम पास नहीं होने देंगे, तो रशिया तो अपनी गैस पाइपलाइन, अब गैस तो अपनी भेज ही नहीं पाएगा. तो अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने एक और रूट ढूंढ लिया कि भाई बाल्टिक सी के थ्रू. अब बाल्टिक सी में तो किसी की टेरिटरी नहीं लगनी, और लगनी है तो उसी की टेरिटरी है और जर्मनी जाना है.
डायरेक्टली। तो यहां पर अब कोई यूरोपियन कंट्रीज तो नहीं आ रही बीच में, है ना? कोई अदर यूरोपियन कंट्रीज नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा। तो अब रशिया जो है वो डायरेक्टली यहां से ट्रेड करेगा और धमकी दे सकता है अदर यूरोपियन कंट्रीज को कि हम जो नेचुरल गैस जो है वो हम पहले 1 रुपए में बेच रहे थे, हम 2 रुपए में बेचेंगे। एग्जाम्पल, रेवेन्यू में अपनी बार्गेनिंग पोजीशन लेके आ सकता है, अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन पे लेके आ सकता है, जो नाटो के अलाइज हैं उनको झुका सकता है कि आप यूएस के साथ मत जाइए, आप रशिया के साथ जाइए। तो यूएस ने इस पे ऑब्जेक्शन राइज किया कि अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो रशिया के पास बहुत लेवरेज आ जाएगा, बहुत बार्गेनिंग पावर आ जाएगी, जिससे वो यूरोप और एनर्जी मार्केट को डील कर सकते हैं, है ना? और ऐसा एलिगेशन भी लगाया रशिया के ऊपर कि रशिया जो है नॉर्थ स्ट्रीम 2 को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करेगी, जिससे वो यूरोपियन सिक्योरिटी पर प्रेशर डाल पाए एंड जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक है उनको अंडरमाइन कर सके। बट रिसेंटली अभी इकोनॉमिक फोरम हुआ था सेंट पीटरबर्ग में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2021। उसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन ऑब्जेक्शंस को बेसिकली इन ऑब्जेक्शंस को साइड अपार्ट किया और बोला कि हमारा ऐसा कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है, और जो भी ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग फॉर दी फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड हेटरेड अगेंस्ट रशिया। उनका ये कहना था। फिर अगर हम बात करें तो देयर आर अदर कॉम्प्लेक्सिटीज विद द नॉर्थ स्ट्रीम 2, एंड दैट इज कि देखा जाए तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को पहले स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी बना रही थी, बट उसको अब टेक ओवर रशियन की जो मेन एनर्जी कंपनी है उसने ओनरशिप ले ली है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप का जब रिजीम था 2019 में, तो एंड ऑफ 2019 में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉ इंपोज किया था और सैंक्शंस लगा दिया था कि सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी कि हम अंडर दैट ऑर्डर किसी भी यूरोपियन यूनियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के काम में इन्वॉल्व होती है तो। जिसके चलते रशिया ने तो काउंटर किया, उसके साथ साथ आपका जर्मनी ने भी काउंटर किया। जर्मनी ने बोला कि भाई हमारी इंडिपेंडेंसी है, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर अ सॉवरेन नेशन, हमें कोई फॉरेन कंट्री हमारे पास सैंक्शन लगा सकती। ये तो आप अगर आपको सैंक्शन लगाने हैं तो आप अपनी कंपनीज पे लगाइए, हमारी कंपनीज पे क्यों सैंक्शन लगा रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन कंपनीज पे क्यों सैंक्शन लगा रहे हैं। जर्मनी ने इससे काउंटर किया। अब दिक्कत यह है कि ट्रंप एडमिशन को प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप एडमिशन का सिंपल सा कहना है कि देखो रशिया का एक तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा यूरोप की एनर्जी सप्लाई के ऊपर, और जो अमेरिका भी सप्लाई करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अमेरिका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अमेरिका का नेचुरल गैस की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेसिकली कंसर्न थे, जिसके चलते उन्होंने लॉ पास किया था। लेकिन एट द मंथ ऑफ मई 2021 जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बल्कि इस लॉ को रिवोक किया और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी वेव भी कर दिया फॉर दी नॉर्थ स्ट्रीम 2 एजी के लिए, जो मेजर कंपनी इन्वॉल्व थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन के लिए। अब ये इसी वजह से किया क्योंकि जिससे हमारे यूएस के रिलेशनशिप जो है जर्मनी के साथ बने रहे। और जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में 2015 की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में पता लगा कि 40% ऑफ दी जो नेचुरल गैस है जर्मनी में रशिया से आती है, 29% नीदरलैंड से आती है, 34% नॉर्वे से आती है, और 10% अराउंड जर्मनी खुद अपने आप प्रोड्यूस करती है फ्रॉम देयर ओन गैस फील्ड्स। बट बिकॉज ऑफ दी बेसिकली क्लाइमेट चेंज इशू, तो जर्मनी में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अबाउट 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है, 25% इलेक्ट्रिसिटी आपकी रेन्यूएबल एनर्जी से आती है, वन थर्ड मतलब 33% कोल से, 33% रेन्यूएबल एनर्जी से, और 16% आपकी नेचुरल गैस से, और 11% नेचुरल एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से। लेकिन अब जर्मनी जो है वो कोल को हटाना चाहता है, वो चाहता है कि हम कोल का प्रोडक्शन जो है और कोल का यूजेज जो है हम कम कर दें, जिससे एनवायरमेंट पे कम इम्पैक्ट पड़े। तो उसके चलते उसको ज्यादा नेचुरल गैस की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि 1/4 तो कोल से आती थी इलेक्ट्रिसिटी, तो 1/4 को पूरा फिलअप करने के लिए जर्मनी को नेचुरल गैस चाहिए, और नेचुरल गैस कहां से लेगा, रशिया से। तो इसी वजह से नॉर्थ स्ट्रीम 2.0 के लिए जर्मनी जो है वो बहुत ज्यादा बैक कर रही है इस चीज को, है ना। और लेटेस्ट डेवलपमेंट की हम बात करें तो अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2.0 में जो है वो ये है कि अभी बहुत टेंशन अराइज हो गए हैं यूक्रेन सॉरी बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया के बीच में, और यूक्रेन अब है जो नेटो के करीब होता जा रहा है। तो रशिया और नेटो एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं, टेंशन राइज हो चुके हैं दोनों के बीच में।
एंड अब लेट्स सी, और नेटो में जर्मनी भी पार्ट है। लेट्स सी कि नोट स्ट्रीम 2.0 जो है वो सक्सेसफुल बनती है कि नहीं बनती है, अब यही देखना बाकी है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द फार फ्रॉम ओवर। सो ये एडिटोरियल जो है ये बेसिकली लिखा गया कि अभी कल रशिया के लताकिया पोर्ट पर इसराइल ने स्ट्राइक की। अब ऐसा देखो, इसराइल ने स्ट्राइक की ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि जब इसराइल अथॉरिटी से पूछा गया कि भाई आपने अटैक अपने अपने बेसिकली एयर स्ट्राइक करी कि नहीं करी, जिसके रिटेलिएशन में इसराइल अथॉरिटीज ने ना ही तो एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया इन एक्यूजिशन को, है ना। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि सीरिया में जो अभी लताकिया पोर्ट पे जो अटैक हुआ है, जो एयर स्ट्राइक हुई, मिसाइल स्ट्राइक हुई, वो इसराइल ने कराई। और इसराइल भी एक ऐसा नेशन है जिसने रशिया को बर्बाद करने में उसका हाथ है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये बताया गया, ये पूरा रशिया के उसके बारे में और इसराइल के अप्रोच के बारे में कि इसराइल की अप्रोच क्या रहती है। सो वही चीज बता रही है, वही चीज बता रहा है कि गोलन हाइट्स पे भी आपका रशिया में जो गोलन हाइट्स है उस पर क्लेम करने लगा था आपका इसराइल, और इसराइल को रिकॉग्निशन भी मिल गया था फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि गोलन हाइट्स अब इसराइल की टेरिटरी में आता है। सो दीज आर दी इश्यूज जो इसराइल जो है अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है और हार्ड पावर के यूज कर रहा है इन दी इन देयर ऑन देयर नेबरिंग नेशंस, just to claim the extra land. Moving further towards the next editorial, and that's about the efficiency myth of आधार लिंकिंग। देखो, आधार से रिलेटेड हम बहुत बार पढ़ ही चुके हैं, बट हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि आधार का लिंकिंग से क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने लोकसभा में पास किया था इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, और अंडर दिस बिल जो हमारा रोल डेटा होता है, मतलब वोटर डेटा है, उसको लिंक किया जाएगा आधार से, ठीक है। और उसके साथ साथ दो और चेंजेस करने की बात की गई थी। दूसरा चेंज ये था कि पहले सिर्फ 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन होता था अगर किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना था अपने वोटर आईडी में, लेकिन अब साल में 4 बार होगा, 4 क्वालिफाइंग डेट्स होंगी। थर्ड जो है वो था कि सर्विस वोटर जो था उसको न्यूट्रल बनाना है। पहले क्या था, बायस था, मतलब विमेन के फेवर में था कि अगर कोई सोल्जर की वाइफ है तो उस सोल्जर की वाइफ कम अंडर दी सर्विस वोटर्स, बट सोल्जर का अगर हस्बैंड है तो वो सर्विस वोटर में नहीं आएगा, तो उसको न्यूट्रल बनाना है। तो अब जब पूछा गया गवर्नमेंट से भाई इसकी नीड क्या है, तो उन्होंने 2-3 नीड बताई। पहला बताया कि ये वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई कर लेगा, क्यों, क्योंकि जो बोगस वोटर है वो दूर हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। दूसरा, जिसके चलते जो डबल नेम्स हैं वोटर आईडीज में, वोटर नेम्स में, उनको भी अपन बेसिकली इनवैलिडेट कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन रेज किया ऑथर ने वो यही बोला कि आप मान के चलो आप आधार से लिंक कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम आधार में भी तो है, आधार में तो ज्यादा है, क्योंकि फेक आधार आईडी तो बहुत ज्यादा बनती है। तो कोई भी फेक आधार आईडी बनवाएगा किसी दूसरे नाम से और वोटर आईडी में नाम जुड़वा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये बोला था कि दूसरा जो ऑथर ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस लिंकेज का गलत फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि उनके पास डेटा आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली वोटर्स को टारगेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारी पार्टी को वोट करे। तो आ, देखा जाए तो ये बेसिकली गलत तरीका होगा इलेक्शंस का, और जो पार्टी ऑलरेडी पावर में होगी वो इस चीज का मिसयूज कर सकती है। तो यही चीज ऑथर ने बताई है जो ऑलरेडी अपन पढ़ भी चुके हैं 2-3 बार, ठीक है। सो रीड इट अगर करना है आपको, बाकी वही चीज जो रिपीटेड हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। बाकी डेटा आपको याद नहीं करना है कि कितने लाइक डेटा, कितने लाइक आधार कार्ड बन गए, कितने लाइक फेक हैं, ये सारे डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना कल एक प्रोग्राम में गए और उन्होंने उस प्रोग्राम में रेड इंक अवार्ड्स फैसिलिटेट किए, जो कि मीडिया जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। एंड उन्होंने सिंपल सा स्टेटमेंट बोला कि अगर आप न्यूज को मिक्स कर रहे हो अपने ओपिनियन से, अपने व्यूज से, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि देखो, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर्स 3 फार्म रिवोक कर लिया है, 3 फार्म्स रिवोक कर लिए, क्यों, मोदी गवर्नमेंट डर गई। एक ये न्यूज बन सकती है, अब एक न्यूज ऐसी भी बन सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन ओपिनियन कि मोदी गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज रिवोक कर दिए, क्यों, क्योंकि फार्मर्स के बेनिफिट के बारे में सोच रही थी वो। सो देखो, न्यूज सेम है बट 2 डिफरेंट ओपिनियंस, तो दे बोथ आर डेंजरस, ठीक है। सो इसी के चलते ऑथर का सिंपल, सीजीआई का सिंपल सा कहना है कि आप
जो न्यूज है उसको अपने व्यूज से मिक्सअप मत करो। व्यूज और ओपिनियन जो है वो एक पर्सनल मैटर होता है, वो अपना पर्सन खुद जनरेट करेगा बाय लिसनिंग टू योर फैक्ट्स एंड योर न्यूज। मूविंग फर्दर, सो जब सेंटर से पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया, स्पेशली होम मिनिस्ट्री से, क्या आप हमें ये बताओ कि आपने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को आपने एफसीए एक्ट के अंडर परमिशन क्यों नहीं दी, रजिस्ट्रेशन की परमिशन क्यों नहीं दी? तो सेंटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे थे, अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन रेज कर रही थी, लेकिन फाइनली सेंटर ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने बोला है कि ये चीज हम पब्लिक में नहीं ला सकते, बट हाँ, वी हैव स्टेटेड द रीजनिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अबाउट द नॉन रिन्यूएबल ऑफ एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर एक्ट रजिस्ट्रेशन टू द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मूविंग फर्दर, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट विमेन को लेकर पॉलिसी लेके आई है। एंड पॉलिसी क्या क्या है कि देखो, इन दी कॉलेजेस एंड स्कूल्स गर्ल चाइल्ड को मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि जो घर जहां पर विमेन हेड होती हैं और विमेन के पैसे से ही खर्चा चलता है घर का, तो अंडर दी मनरेगा उन हाउसेज में जो विमेन काम करेंगी उनको 15 दिन एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा। ठीक है। थर्ड ये रहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी में अराउंड 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ द विमेन वर्कर्स होने चाहिए, ये चीज उनका कहना है। और यही बेसिकली तमिलनाडु स्टेट न्यू पॉलिसी फॉर विमेन का नया ड्राफ्ट बनाया है। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, नॉट नथिंग इंपॉर्टेंट, सो या ऑन द नेक्स्ट पेज। सो बहुत सारे इन्फेक्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में। अब ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, और ओमिक्रॉन वेरिएंट आया क्रिसमस और न्यू ईयर के समय, जहां पर लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ज्यादा वेकेशंस पे जाते हैं, और यही बताया गया। और गोवा में भी अब जो केसेस हैं वो अब बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, एंड न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। सो इंडियन सार्स कोविड 2 जेनिज्म सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम, या आप जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इंसाकॉग, उनका सिंपल सा कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ना, वो आराम से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एस्केप कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम के पोटेंशियल को एस्केप कर सकता है। मतलब आपकी बॉडी कितनी भी इम्यून हो ना, आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट हो जाएगा अगर आप कांटेक्ट में आए तो। बट हाँ, एक चीज उन्होंने ये बोली है कि ये ज्यादा सीवियर नहीं होने वाला है, इसमें जो इलनेस है वो बहुत लोअर लेवल की होगी। मूविंग फर्दर, सो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कुछ सालों पहले, एंड द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज, उन्होंने इनिशिएटिव का नाम दिया था, दैट इज अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव, ये बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लिस्ट डाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। और बताया गया कि अभी जो इसमें इस इनोवेशन के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर जो रैंकिंग आई है, इस 7 आईआईटीज हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है अमंग दी टॉप 10। ठीक है। अब क्राइटेरियाज क्या होती हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं रैंकिंग देने के लिए, तो वो पैरामीटर्स लिख लेना एक जगह। तो पहला पैरामीटर कि उस कॉलेज ने या उस इंस्टीट्यूशन ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं और कितने पेटेंट ग्रांट किए हैं, कितने पेटेंट ग्रांट हुए। दूसरा, कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज हैं स्टार्टअप्स में। दूसरा, तीसरा कि कितने स्टार्टअप्स को फंड मिल गया। चौथा, कि उस इंस्टीट्यूशन में क्या स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है कि नहीं, ये देखना। तो बिकॉज ऑफ ऑन दीज 4 पैरामीटर्स रैंकिंग दी जाती है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स के अंडर। सो डिफेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है कि जो हम लोग अभी 2500 सब सिस्टम्स जो लेते थे इंपोर्ट लेते थे फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, अब उन सब सिस्टम्स को चेंज किया जाएगा, एंड डोमेस्टिक सब सिस्टम्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, है ना। ये चीज उन्होंने बोली है, सिंपल सी बात, कि 2500 जो सब सिस्टम्स हैं उनके कंपोनेंट्स को हम लोग उनको हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे और लोकलाइज करेंगे, मतलब डोमेस्टिकाइज करेंगे। डोमेस्टिक सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स यूज होंगे अब इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि हम पहले
इंपोर्ट कराते थे। मूविंग फर्दर, सो डब्ल्यूएचओ के चीफ जो है आपके ट्रेडोस ग्रेवियासिस, उनका सिंपल सा कहना है कि अभी कोविड की सुनामी आ सकती है। अब सुनामी मतलब ज्यादा केसेस आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट लेके आ रहा है। उन्होंने बोला है कि अराउंड विद इन अ वीक 11% ऑफ द केसेस ज्यादा निकले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। मूविंग फर्दर, सो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास आफ्टर 2010 वो इसराइल की विजिट पे हैं, एंड दे आर विद द टॉक्स विद इसराइल अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर, और वेस्टर्न बैंक जो उन्होंने इसराइल ने कैप्चर कर रखा है उसको कैसे रिलीज कराया जाए इसराइल से, कैसे वहां पीस लाई जाए, उस चीज को लेकर है। बाकी अगेन बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।